अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो लास्ट के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देखा था, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस हैं उसको हम लोग डिराइव किए थे, और कुछ हमने ग्राफ्स की बात की थी। एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने उठाया था, पिक किया था। आज इस लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही और आगे थोड़ा लेके चलेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के और भी जो सब टॉपिक्स बचे हुए हैं वो कवर करेंगे, और साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे। मैं पहले भी तुम लोगों को बता चुका हूं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस को काइनेटिक्स में लेते हुए, क्योंकि एनसीईआरटी में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर तक ही बात की गई है। सेकेंड ऑर्डर की भी शायद बात, डेरिवेशन वाला फॉर्मूला वगैरह वो सब डिराइव नहीं किया हुआ है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं मेडिकल में, तो स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर के ही रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, है ना। और इवन इंजीनियरिंग में भी, जेई मेंस में आपको फर्स्ट ऑर्डर के ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। एडवांस में तो मतलब nth ऑर्डर तक भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जब डिराइव किया तो उसमें ऐसा पाया गया, ऐसा देखा गया कि जो इक्वेशन है वो निकल के आता है ln a0 by at इट इज इक्वल टू kt। दिस इज वन इक्वेशन। और क्या क्या निकल के आता है? और निकल के आता है कि इसको अगर मैं परसेंटेज डिसोसिएशन से लेके चलूँ तो ln 100 by 100 minus x इट इज इक्वल टू kt। और टी हाफ, तो ln 100 by 100 minus x इज इक्वल टू kt, ये हम लोग बोलेंगे जब हम लोग परसेंटेज डिसोसिएशन के साथ चीज़ों को बोल रहे होंगे। फिर टी हाफ का फॉर्मूला जो है वो तुम लोगों ने देखा कि हाफ लाइफ टाइम का जो फॉर्मूला है वो होता है ln 2 by k, मतलब कि 0.693 by k। और इसमें जो T3/4 है वो ट्वाइस निकल के आया टी हाफ के। ये भी परसेंटेज से भी आपने देखा था। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं तुमको ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से आपके फॉर्मूले होते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। अब आज जो है हम लोगों को कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें पहले पढ़नी है, जैसे कि एवरेज टाइम, बैक्टीरियल ग्रोथ, या हाफ टाइम जो फर्स्ट ऑर्डर में होता है तो उसका एक पैटर्न है, उसको हमको देखना है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। बट उसके पहले मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो कि तुम वो क्वेश्चन को डील कर पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो T99% by T90% for a zero नहीं, for a given first order reaction. Find the ratio T99% by T90% for a given first order reaction. अब ये जो रेशियो है इसमें किस तरह से तुम्हें ये रेशियो मिलेगा। देखो यहाँ तुम साफ साफ देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे परसेंटेज में बात बोली हुई है, और जहाँ भी
परसेंटेज में बात होती है वहाँ पे हम लोग को क्या है कि हम लोग 100 वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, जहाँ पे x क्या होता है मेरा, परसेंटेज डिसोसिएशन होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ T99% की, तो उसको कैसे तुम लोग लिख सकते हो, मान लो फॉर कोई भी गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसको तुम लोग कैसे लिख पाओगे, उसको देखो ln 100/100 माइनस, क्योंकि ये 99% है तो x तुम्हारा 99 हो जाएगा, 99 इट इज इक्वल टू k इंटू T99%। दिस इम्प्लाइज T99% क्या हो गया, T99% हो गया ln 100, और ये तो 100 माइनस 99 मतलब 1 हो गया, तो ये खाली ln 100 हो गया, तो ln 100/k। ये तुम्हारे पास T99% का आंसर निकल के आ गया। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं T90% की, उसके लिए फिर से इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो ln 100/100 माइनस 90 इट इज इक्वल टू k इंटू T90। तो इस हिसाब से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि T90%, T90% की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, 100/100 माइनस 90 मतलब कि 10, तो 100/10 मतलब कि 10, मतलब हो जाएगा ln 10/k, ln 10/k। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं, मान लो कि इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, तो ध्यान से देखो अगर मैं इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, T99% बाय T90% इट इज इक्वल टू ln 100 बाय k से k तो देखो बेटा कट जाएगा, और k से k कट जाएगा, तो ln 100 बाय ln 10, और ln 100 को तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कि ln 10 की पावर 2 बाय ln 10, और फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको लिखा जा सकता है 2 ln 10 बाय ln 10। तो log 10 जो है वो कैंसिल हो हम लोग कर सकते हैं, और मुझे ये रेशियो कितना मिल गया, 2:1। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर T99% बाय T90% फॉर अ गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो इसमें रिएक्शन की बात कुछ की नहीं हुई है, और इसी वजह से हम एक इसको जनरल लेके चले हैं कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा वो इसी तरह से होगा कि A गिव्स B टाइप का कुछ आपको रिएक्शन अज्यूम करना है। अगर रिएक्शन दे देता तो बिल्कुल आपको जो है फिर K की जगह जहाँ जहाँ है वहाँ NK यूज करना पड़ता, उस तरह से आपको सोचना पड़ता तब। तो T99% बाय T90% का रेशियो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो जनरल हम लोग बोलेंगे उसके लिए कितना होगा, 2:1, 2:1 उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एवरेज टाइम की। एवरेज टाइम, जिसको TAVG करके मैं ऐसा लिख रहा हूँ,
जैसा कि तुम लोग मीन एवरेज ये सब सोचते हो, वैसे ही यहाँ पे भी किसी रिएक्शन का ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगा है ना, उसको जब आप कैलकुलेट करोगे इंटीग्रल से, तो ये पाओगे कि वो 1/E टाइम्स कंसंट्रेशन जो है वो 1/E टाइम्स हो जाता है ऑन एन एवरेज। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि इट इज़ द टाइम at which concentration of reactant becomes 1/E times। कंसंट्रेशन जो है वो 1/E टाइम्स हो जाता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ A गिव्स B है और मुझे इसमें T एवरेज मान लो कि निकालना है, तो आपके पास ऑब्वियसली, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे R इज इक्वल टू के A की पावर 1 मान लो कि लिखा हुआ है बेटा। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो आप क्या यहाँ पे कर सकते हैं, यू कैन सिंपली से इक्वेशन ln A0 by AT it is equal to KT at T it is equal to T average ln A0 by AT की वैल्यू क्या हो जाएगी, एट T is equal to T average, AT अगर बोलता हूँ तो AT हो जाएगा A0 by E है ना, 1/E टाइम्स हो रहा है, तो A0 by E it is equal to K into T average। A0 से A0 गया कट, और तुम देख सकते हो कि इक्वेशन में क्या आ जाएगा, इक्वेशन में ऊपर आ जाएगा ln E it is equal to K into T average। मतलब कि अगर हम बात करें, ये हो जाएगा कि T एवरेज इट इज इक्वल टू, अब ln E की वैल्यू क्या होगी, ln E का मतलब ये है कि log E बेस E बाय K। तो log E बेस E का मतलब है कि 1 और 1 बाय K, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 बाय K। तो हमारे पास एवरेज टाइम जो निकल के आया वो आया 1 बाय K। T average it is equal to 1/K। दिस इज द हाफ लाइफ टाइम, सॉरी एवरेज टाइम। अब इसको मैं एवरेज टाइम से, इसको मैं एवरेज टाइम से, एवरेज टाइम से जो है वो कंपेयर करूंगा बेटा, कि एवरेज टाइम को कंपेयर करते हैं हाफ टाइम से। तो हाफ टाइम जो है तुम्हें पता है कि टी हाफ ये निकल के आया था ln 2 बाय के, और टी एवरेज निकल के आ रहा है 1 बाय के। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं टी एवरेज और टी हाफ को कंपेयर करूं तो टी एवरेज बाय टी हाफ इट इज इक्वल टू 1 बाय के बाय ln 2 बाय के। तो के से के जाएगा कट, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/ln 2। log 2 की वैल्यू होती है 10 बेस में 0.3010, और ln लग गया तो ये 0.693 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/0.693 विच विल बी इक्वल टू 1.44। निकाल के देख लेना, ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया है तो तुम लिखोगे तो हो ही, बट उसको कैलकुलेट करोगे तो उतना ही निकल के आता है। हम बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं तो भाई वो वैल्यू रटा गई है, और कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत अभी कैलकुलेटर बन गए, ऐसा नहीं है। ये सब
पढ़ा भी अपने टाइम पे पढ़ा भी रहे हैं तो याद है, और कोई बात नहीं है। देर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड दैट। तो टी एवरेज जो है वो टी हाफ का कितना टाइम्स आया, 1.44 टाइम्स। सो दिस रिलेशन यू हैव टू कीप इन माइंड, ये रिलेशन एकदम दिमाग में रखो अच्छे से, क्योंकि आपको कभी भी मान लिया कहीं पे 1.44 का फैक्टर दिखाई दे रहा है, तब आपको फिर कुछ और बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तब आपको सीधे आपका जो माइंड है वो कहाँ जाना चाहिए, माइंड को चला जाना चाहिए टी एवरेज पे, क्योंकि जो टी एवरेज होता है वो 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है। माइंड सीधे यहाँ पे तुम्हारा वर्क भी करना चाहिए। वी विल टेक वन क्वेश्चन नाउ एंड विल सी that how to solve the questions related to average time T half. एक क्वेश्चन उठाते हैं बेटा। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर तुम में से कोई भी बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है तो समझ लो कि तुमको थोड़ा बहुत तो केमिकल काइनेटिक्स जो है वो आ गया, हमने सिखा दिया थोड़ा बहुत तुम्हें, तुम अपना मतलब भेजा यूज कर पा रहे हो। अब क्वेश्चन में देखो, हालांकि क्वेश्चन ने मेंशन आपको कर दिया कि आर इट इज इक्वल टू के ए की पावर 1, बट अगर ये मेंशन नहीं भी यहाँ पे करता तो भी मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर ही लेके चलता क्वेश्चन को। अब वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है, मैंने तुमको पहले भी सिखाया कि रेट कांस्टेंट की यूनिट पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है? पर सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पर सेकेंड रेट कांस्टेंट की यूनिट कब होती है? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये यहाँ से भी पता चल रहा है और यहाँ से भी पता चल रहा है। अब बोल रहा है अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 28.8 सेकेंड्स। अब देखो, जैसे ही तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में ये नंबर आया 28.8, तो तुम्हारा दिमाग अगेन टी एवरेज में घूमना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ 1.44 वाला फैक्टर था जो कि 2.88 28.8 के मल्टीपल में कुछ ना कुछ बन रहा है। तो ऐसे दिमाग को तुमको यूटिलाइज करना है। अगेन मैं बोल रहा हूँ टी एवरेज भी एनसीईआरटी में तुमको नहीं देखने को मिलेगा, ये सब कॉम्पिटिशन्स जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस में है, तो इसलिए यहाँ
ध्यान से देखो टी एवरेज के क्वेश्चन को किस तरह से आप करोगे। तो ए का कंसंट्रेशन आफ्टर 28.8 सेकेंड पूछा है। मैंने जैसा बोला कि ये जो नंबर है, ये नंबर देखते ही तुम्हारा एकदम दिमाग खुल जाना चाहिए और तुमको टी एवरेज पे अपनी कहानी जो है वो सोचनी चाहिए। तो कैसे? सबसे पहले देखो कि इसने के की वैल्यू दे दी और मुझे पता है कि टी हाफ जो होता है वो होता है कि 0.693 बाई के, मतलब कि 0.693 बाई के का मतलब है 0.0693। मतलब टी हाफ का आंसर कितना है? टी हाफ इज 10 सेकेंड्स। टी हाफ जो है वो 10 सेकेंड्स है। और टी हाफ बेटा अगर 10 सेकेंड्स है तो अभी अभी तुमको मैंने टी एवरेज और टी हाफ में रिलेशन बताया था। तो टी एवरेज क्या था? 1.44 टाइम्स था टी हाफ का, तो टी एवरेज विल बी इक्वल टू 1.44 इंटू 10, मतलब कि 14.4 सेकेंड्स। 14.4 सेकेंड्स ये टी एवरेज है। दिस इज अ टी एवरेज 14.4 सेकेंड्स। अब इस टी एवरेज को देख सकते हो, ये 14.4 है और तुमसे पूछा है उसने 28.8 सेकेंड का। तो कैसे तुम पिक्चराइज करोगे चीज़ों को यहाँ पे कि तुम्हें पता है कि टी एवरेज जो है वो किसके बराबर होता है? वो 1/k के बराबर होता है। दिस इम्प्लाइज कि वो 14.4 इट इज इक्वल टू 1/k, and this implies 28.8 should be equal to how much? 2/k. तो 28.8 जो टाइम है उसकी वैल्यू हमने जो है वो निकाल ली। ये वो किसके बराबर है? वो 2/k के बराबर है। k के टर्म में हमने इस टाइम को लिख दिया कि 28.8 सेकेंड जो है वो 14.4 सेकेंड अगर 1/k है तो इसका डबल कर दोगे तो 28.8 हो जाएगा। तो ये भी डबल हो जाएगा 2/k। तो 28.8 जो है वो 2/k के बराबर है। ये हमने निकाल लिया। नाउ वी विल अप्लाई कि यहाँ पे हम लोग को कंसंट्रेशन निकालना है। इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 है और इस टाइम पे 28.8 सेकेंड टाइम पे हमको कंसंट्रेशन निकालना है। तो देखो ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्डर में तुम जानते हो कि AT विल बी इक्वल टू A0 इंटू ई की पावर माइनस KT। इस तरह से भी हम लोग जब लॉग को एंटी लॉग है ना इस तरफ से लगाते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास आता है। तो यहाँ पे A0 कितना दिया हुआ है? 0.1 इंटू ई की पावर माइनस k इंटू टी। तो k इंटू टी मतलब कि 28.8 सेकेंड, और 28.8 सेकेंड किसके बराबर है? 2/k। समझ में आया मैंने k के टर्म में क्यों लिखा बेटा? मैंने k के टर्म में इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे k आता है, तो k से k जो है वो मैं काट दूंगा, ये 2/k हो जाएगा और k से k जो है वो कट जाएगा। तो ये बच गया 0.1 ई की पावर -2, मतलब कि 0.1 बाय ई स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ AT। 0.1 बाई ई स्क्वायर मतलब अपन लोगों का जो करेक्ट आंसर है बच्चा वो है सेकेंड, 0.1 बाय ई स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप एवरेज टाइम जो है वो तुम लोग को क्लियर हो गया हो कि किस तरह से हम लोग एवरेज टाइम को लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं बैक्टीरियल ग्रोथ पे। देखो बैक्टीरियल जो ग्रोथ होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ भी एक तरह का तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को प्ले करता है। तो इसीलिए वहाँ भी काइनेटिक्स के जो फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन है वही यूज होते हैं, बट वहाँ पे मीनिंग कुछ और हो जाता है। तो वहाँ के मीनिंग को थोड़ा सा समझो। बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया जब एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से फिर 8, है ना,
इस तरह से अगर ग्रो कर रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर बैक्टीरियल ग्रोथ की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि बैक्टीरिया भी जो ग्रो करते हैं उसका जब हम लोग ऑर्डर की बात करेंगे, हालांकि वो एक बायोकेमिकल रिएक्शन की तरह ट्रीट हो गया, बट वहाँ भी हम लोग ऑर्डर की बात करते हैं कि वहाँ देखते हैं किस ऑर्डर से जो है इंक्रीज कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो जैसे मान लो कि ये बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया में कोई सा भी बैक्टीरिया आप ले सकते हो। तो वहाँ पे ग्रो करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए इसका डिवीजन हो गया, ये डिवाइड हो गया, ये फिर से डिवाइड हो गया, ये फिर से डिवाइड हो गया, ये फिर से डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से एक बैक्टीरिया से ना, पेरेंट बैक्टीरिया से डॉटर बैक्टीरिया, ध्यान दें कि वहाँ थोड़ा सा पार्शियलिटी है, सन बैक्टीरिया नहीं बोलते हैं वहाँ पे, डॉटर बैक्टीरिया बोलता है। जनरली ऐसा देखा गया है, जो कि होना नहीं चाहिए। पार्शियलिटी, ह्यूमन बींग्स में पार्शियलिटी मतलब है ना, बेटों को थोड़ा सा ज़्यादा प्यार मिलता है। आजकल हालांकि कम हो गया है, आजकल जो है बेटियों को ही ज़्यादा प्यार मिलता है, बेटों को थोड़ा कम मिलता है। लेकिन बीच में ऐसा था सोसाइटी में, अभी भी खैर बहुत जगह ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे केस उल्टा है, बैक्टीरिया में पार्शियलिटी जो है वो डॉटर बोल के निकाल लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन जो है बैक्टीरिया। तो एक होता है पेरेंट, एक होता है डॉटर, और सन क्यों नहीं बोलते हैं, है ना, ये जरा सोचना। तो ये जब ग्रो हुआ, ग्रो होते होते इंक्रीज करता जाएगा, तो इसका कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ बढ़ेगा। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि ए से मान लो कि कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, यहाँ पे देखो ये भी बैक्टीरिया है और ये भी बैक्टीरिया ही है, और जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है ना, जिसको मैं मान लो कि सी नॉट और सी टी से मान लो कि रिप्रेजेंट कर देता हूँ, है ना। सी नॉट का मतलब है कि इनिशियल कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ बैक्टीरिया, सी टी क्या है, कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम टी, एक पर्टिकुलर टाइम टी पे जो नंबर है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको अगर तुम सोचोगे तो, क्योंकि हमेशा ये मतलब यहाँ पे यहाँ पे हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और जब ग्रोथ की बात करेंगे तो जो कंसंट्रेशन होगा सी टी, इट विल ऑलवेज इंक्रीज। कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा बढ़ेगा, है ना। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि सी टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी नॉट। जबकि जब हम लोग नॉर्मल केमिकल रिएक्शन बोलते हैं तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि रिएक्टेंट घट रहा है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये स्टार्ट में भी बैक्टीरिया है और फिर बाद में बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो बैक्टीरिया को ही बोलोगे ना तो नंबर, तो बैक्टीरिया का नंबर तो बढ़ रहा है, ऐसा हम लोग बोलेंगे। तो सी टी विल बी ग्रेटर देन सी नॉट, इस तरह से यहाँ पे तुम्हें बोलना पड़ेगा। और अगर ऐसा बोलोगे तो रेट इक्वेशंस जो यहाँ पे यूज करोगे तुम, वो किस तरह से बनाओगे, है ना। कि मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आर इट इज इक्वल टू के और सी की पावर 1, है ना, मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है। सी का मतलब है
कंसंट्रेशन बोल रहा था मैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने ए लिया हुआ है तो इसको ए ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए की पावर 1। तो सी हमने इसलिए लिया हुआ, आप इसको ए भी ले सकते हैं, बट हमने सी लिया ताकि आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट करो जो आपने नॉर्मली पढ़ा है केमिकल रिएक्शन में और जो आप अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो उससे आप डिफ्रेंशिएट करो चीज़ों को। तो इसलिए मैंने सी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डी से भी कर सकते हो, आप बी से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। तो आर इट इज इक्वल टू के ए की पावर 1। बट क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो प्रोडक्ट या जो रिएक्टेंट का भी जो नंबर है, क्योंकि ये दोनों के दोनों है एक ही चीज़, अलग चीज़ नहीं है हो रहा है यहाँ पे, तो वो इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर इट इज इक्वल टू के इंटू ए विच इज इक्वल टू प्लस डी ए बाई डी टी। ध्यान रखना कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट टाइप की चीज़ नहीं चल रही है, यहाँ पे इसके इंक्रीज होने की बात चल रही है। तो इंक्रीज हो रहा है तो ये तो बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा बेटा, तो यहाँ पे हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे प्लस डी ए बाई डी टी के साथ मुझको इक्वेशन को लेके चलना पड़ेगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे प्लस क्यों लेके चलना पड़ रहा है, क्योंकि जब कोई चीज़ में इंक्रीज होता है तो हम लोग देखे जैसे प्रोडक्ट जनरली हम लोग बोलते बढ़ता है तो वहाँ पे प्लस ही लगाते हैं, रिएक्टेंट घटता है, यहाँ पे रिएक्टेंट टाइप की चीज़ नहीं है, यहाँ पे यही मेरा रिएक्टेंट है, यही प्रोडक्ट है, तुम ऐसा मान सकते हो। तो फाइनली उसी का इंक्रीज होने की बात चल रही है, तो रिएक्टेंट ही पार्ट इंक्रीज कर गया, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। यहाँ पे कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट कब बोलते हैं, जब जो केमिकल रिएक्शन हो रही हो और जहाँ पे एक दूसरे फॉर्म में वो चेंज हो गया हो ना, ट्रांसफॉर्मेशन चल गया हो। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की तो बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई बढ़ने की। तो यहाँ पे प्लस डी ए बाई डी टी आप ऐसा नॉर्मली बोलोगे। और अब मैं इसको इंटीग्रेट करने जाऊँगा, तो देखो इंटीग्रेशन करके क्या निकल के आएगा। तो इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा कि डी ए बाई ए को एक साइड ले लो, इट इज इक्वल टू के डी टी, यहाँ लगा दो 0 से लेके टी, और यहाँ लगा दो सी नॉट से लेके सी टी, सी नॉट से सी टी। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, ये सी नॉट से लेके सी टी एल एन ए इट इज इक्वल टू एल एन ए, तो इंटीग्रेट हो गया, इसको लिमिट टाइप में पुट करो, एल एन ए बन गया इंटीग्रेशन, और उसका लिमिट लगा दो सी नॉट से सी टी विच इज इक्वल टू के इंटू ए, तो टी बन गया टी माइनस 0। दिस इम्प्लाइज एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट इट इज इक्वल टू के टी। तो एल एन सी टी बाय सी नॉट इट इज इक्वल टू के टी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन केमिकल रिएक्शन जो कि फर्स्ट ऑर्डर होता है, तो उसमें निकल के आता है एल एन ए नॉट बाय ए टी इट इज इक्वल टू के टी। बट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे इनिशियल वाला नीचे है और जो बढ़ा हुआ चीज़ है वो ऊपर है। तो एल एन सी टी बाय सी नॉट इट इज इक्वल टू के टी, ये इक्वेशन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर ब्रिटल ग्रोथ की इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे एल एन सी टी बाय सी नॉट इज इक्वल टू के टी निकल के आता है। सिमिलरली इसमें एक और टाइम होता है, जैसे कि आपने जनरली देखा है कि हाफ लाइफ टाइम की बात हमने किया था वहाँ पे, तो इसमें भी एक टाइम है, उस टाइम को बोलते हैं जनरेशन टाइम, टीजी से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस पर भी आते हैं, आई होप वहाँ तक का तुमने लिख लिया होगा। तो जनरेशन टाइम की बात करते हैं। जनरेशन टाइम
इसको टीजी करके अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जनरेशन टाइम जो है उसमें देखो इट इज अ टाइम at which the number of bacteria doubles। जैसे वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि कंसंट्रेशन आधा हो जाए, तो यहाँ पे चीज़ें उससे थोड़ी सी अपोजिट वे में चल रही हैं। फॉर्मूला वैसा ही कुछ कुछ लग रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे फॉर्मूला ऊपर नीचे वहाँ पे चेंज आ गया, चीज़ें चल रही हैं वैसे ही थोड़ा सा एकदम अदर वे में। वहाँ पे डिक्रीज करने की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे बढ़ने की बात कर रहे हैं बस। तो वहाँ पे जब हाफ लाइफ टाइम मैंने तुम्हें पढ़ाया था, तो जब कंसंट्रेशन आधा हो जाए, लेकिन यहाँ पे जनरेशन टाइम पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे वो टाइम जहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो नंबर क्या हो जाए, डबल हो जाए, उसको हम लोग जनरेशन टाइम बोलते हैं। तो देखो एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे ln ct बाय c नॉट इज इक्वल टू kt। फॉर t इट इज इक्वल टू tg, फॉर t इज इक्वल टू tg मतलब कि जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम पे क्या होगा कि तुम्हारा जो ct है वो ट्वाइस ऑफ c नॉट हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। बैक्टीरिया डबल्स हो गया तो मतलब ct कितना हो जाना चाहिए, ट्वाइस ऑफ c नॉट हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया तो ये बन जाएगा ln 2c नॉट बाय c नॉट इट इज इक्वल टू k इंटू टी जी। सी नॉट से सी नॉट गया कट, मतलब कि तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा कि टी जी बराबर ln 2 बाई के। टी जी बराबर ln 2 बाई के, एकदम वैसा ही एक्सप्रेशन जैसा कि केमिकल रिएक्शन जब चल रहा था वहाँ भी तुमने हाफ लाइफ का देखा था, तो ln 2 बाई के ही निकल के आ रहा था। एकदम उसी तरह का एक्सप्रेशन यहाँ पे आया है, बट बस समझने में डिफरेंस है। समझने में डिफरेंस यही है कि बैक्टीरिया डबल्स की यहाँ पे बात चल रही है, और ये जो बात चल रही है यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल रहे हैं, तो बैक्टीरिया एट एनी टाइम टी निकाल रहे हैं। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ होता है। तो जहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ की बात करें तो ध्यान दे देना, जब एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन की वो बात कर रहा है तब तो आपको भाई रिएक्टेंट को कम करते हुए प्रोडक्ट को बढ़ाते हुए रिएक्शन लिखना है और उसके हिसाब से जो है आगे बढ़ते हुए चले जाना है। लेकिन जब मान लिया कि कोई चीज़ ग्रो करते हुए बोल दिया, यहाँ तो जैसे मैंने बैक्टीरिया ले लिया है, बट कभी कभी जो है बैक्टीरिया वो डायरेक्टली बोलता नहीं है। अगर ऐसा बोल दे कि इस पार्ट में इस रिएक्शन में ये चीज़ ग्रो कर गया है ना, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर देता है जो कि ग्रोथ की बात कर रहा है, मे भी वो बैक्टीरिया हो सकता है या कोई वायरस भी मान लो कि कोई हो सकता है ग्रो कर दिया, तो उस केस में आपको फिर अगर वो फर्स्ट ऑर्डर से ग्रो कर रहा है तो आपको उस हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर लेना आना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं एक ऐसे मेथड की जिसकी मदद से तुम्हारे क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ इजी वे में तुम ला सकते हो, बना सकते हो, कि उसको बोलते हैं कि हाफ लाइफ मेथड। तो हाफ लाइफ मेथड जो है वो किस तरह से अप्लाई करोगे फर्स्ट ऑर्डर में, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि तुमको बेटर वे से समझ में आएगा। तो देखो
हाफ लाइफ मेथड कैलकुलेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में क्या कर सकते हो आप? फर्स्ट ऑर्डर में आप ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो हमें पता है AT इट इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी बोला जाता है। बट अगर आप हाफ लाइफ टाइम के मल्टीपल में आपके पास टाइम है, इफ टाइम t is given in multiples of t half, तो जितना t half उस रिएक्शन का है उसके मल्टीपल्स में अगर आपके पास टाइम है, जैसे मान लें t half 10 सेकेंड है और आपको बोल दिया कि भाई 50 सेकेंड पे निकालो, तो बिल्कुल आपको पता है कि 50 जो है वो 10 का 5 गुना है, 5 टाइम्स है। जहाँ पे भी मल्टीपल्स की बात है तो वहाँ पे आप ये फॉर्मूले को बहुत डायरेक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं। आपका काफ़ी हद तक टाइम जो है बेटा वो सेव हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो है इसको हम लोग उठा रहे हैं। देखो 80 इट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू हाफ की पावर n, ऐसा बोला जा सकता है। जहाँ पे n क्या है? n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, n जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का क्या मीनिंग हुआ? जैसे मैंने बोला कि मान लो कि t बोल दिया है तुमको 50 सेकेंड और आपको पता है कि t हाफ कितना है 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड जो हुआ उसको बोलते हैं 1 हाफ लाइफ। सिमिलरली 20 सेकेंड होगा तो उसको बोलेंगे कि 2 हाफ लाइफ हो गए हैं, है ना। मान लिया 30 सेकेंड हो गया तो क्या बोलेंगे 3 हाफ लाइफ हो चुके हैं। 50 सेकेंड तक जाते जाते कितने हाफ लाइफ हो जाएंगे? 5 हाफ लाइफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर n की बात करूंगा तो n विल बी इक्वल टू 5 हाफ लाइफ्स। तो n को आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? n इट इज इक्वल टू, अभी मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इट इज इक्वल टू टोटल टाइम t डिवाइडेड बाय t हाफ। टोटल टाइम को अगर हम टी हाफ से डिवाइड कर देंगे तो मुझको नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मिल जाएगा। देखो कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 जो है वो कैसे आप इसको सोच सकते हो कि 50/10 टोटल टाइम t बाय टी हाफ, तो आपको 5 मिल गया। तो टोटल टाइम t बाय टी हाफ कर देंगे तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मिल जाएगा, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मिल जाएगा तो इट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू हाफ की पावर n। ऐसा क्यों बोला जा रहा है वो सोचो। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है बेटा क्योंकि तुमने एक कंसेप्ट देखा भी था क्वेश्चन के दौरान कि टी हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता है। तो डिपेंड नहीं करता है तो एक बार टी हाफ आपके पास आपको पता चल गया तो आगे भी जो भी प्रोसीडिंग्स होगी उस रिएक्शन में, तो हाफ लाइफ टाइम कहीं पे अगर चाहिए होगा तो तुमको उतना ही टाइम उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा रिएक्शन को। तो इसको कंसेप्ट को समझो कि है क्या। जैसे मान लो कि पहले ए नॉट था मेरे पास कंसंट्रेशन और मैंने इसको टी हाफ दिया, तो जैसे ही मैंने इसको टी हाफ दिया मतलब मैंने इसको 1 हाफ लाइफ दे दिया। तो 1 हाफ लाइफ दे दिया तो क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ के बाद वो जो भी
था उसका आधा हो गया, तो आधा हो गया तो ये हो जाएगा ए नॉट बाय 2। सिमिलरली क्योंकि टी हाफ चेंज नहीं होता है फर्स्ट ऑर्डर में, तो फिर से मैंने उतना ही टी हाफ दिया, तो यहाँ पे 2 हाफ लाइफ्स काउंट हो गए, तो 2 हाफ लाइफ्स काउंट हो गए, तो हाफ लाइफ मैंने इसको प्रोवाइड किया तो इसका आधा हो जाएगा ए नॉट बाय 4 एंड सो ऑन। मतलब आगे भी अगर मैं चलाऊँ एक और हाफ लाइफ इसको प्रोवाइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा ए नॉट बाय 8, इस तरह से हो जाएगा। तो ये चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए आप इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया होगा। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने हाफ लाइफ लग गए, 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, टोटल हाफ लाइफ की वैल्यू हो गई 3, मतलब n की वैल्यू 3, n इज इक्वल टू 3 हियर। तो आप सोच सकते हो 80 इट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू हाफ की पावर 3, मतलब कि ए नॉट बाय 8, जो कि आपको डायरेक्टली भी ऐसे मिल पा रहा है। तो आई होप ये जो चीज़ है ये तुम्हारे दिमाग में घुस गई होगी कि ये जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है वो फॉर्मूला ऐसे ही अपने मन से नहीं लिखा हुआ है, वो फॉर्मूला वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि आप देख सकते हो कि टी हाफ डिपेंड नहीं करेगा, तो डिपेंड नहीं करेगा तो जितना भी कंसंट्रेशन है उसको किस तरीके से एट एनी टाइम कंसंट्रेशन हम लिख सकते हैं, तो हम इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग ने जितने भी चीज़ें अभी तक पढ़ा उसका यूटिलाइजेशन जो है वो किया जा सकता है। A gives B, K it is equal to 0.0693 per second. Calculate percentage of reactant consumed after 40 seconds. तो ध्यान देना, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड की बात कर रहा है ये 40 सेकंड के बाद। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाई देना चाहिए तुम लोगों को। देखो जब भी इस तरह का केस तुमको दिखाई देना 0.0693, तो सबसे पहली बात कि इस नंबर से भी तुम जज कर सकते हो कि क्या पता है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो, और यहाँ मेंशन नहीं है तो फिर जज कैसे करोगे? यूनिट देखो पर सेकंड, पर सेकंड की जो यूनिट है वो यूनिट कितनी है? वो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट है, फर्स्ट ऑर्डर में पर सेकंड आता है, जीरो ऑर्डर में मोल पर लीटर पर सेकंड ही बन जाता है, आर बराबर के ही हो जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर आपको यूनिट से पता चल गया और 40 सेकंड पूछा है, और ये नंबर देखते ही तुमको समझ लेना है कि भाई टी हाफ 10 सेकंड है। अभी भी तुमको सॉल्व कराए थे, एक बार फिर से देख लो, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो टी हाफ की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? हो जाएगी कि 0.693 बाई के, मतलब कि 10 सेकेंड्स। जैसे मैंने बोला ये नंबर दिख जाए अगर कभी ऐसा, तो समझ लेना कि तुमको क्वेश्चन आसान कर दिया, क्वेश्चन तुम्हारी मदद ही करना चाह रहा है। अब तुम अगर अपनी मदद नहीं करना चाह रहे हो तो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन तो चाह रहा है कि भाई तुम अपनी मदद करो, तुम्हारी मदद मतलब क्वेश्चन करे। तो 10 सेकंड जो है ये टाइम निकल के आ गया टी हाफ, तो 40 सेकंड के बाद उसने पूछा है, तो तुम देख सकते हो कि 40 इज इन द मल्टीपल ऑफ 10। ये जो टाइम दिया है t इज इक्वल टू 40 बोल सकता हूँ, तो ये जो 40 है ये 10 के मल्टीपल में है, और अगर ये 10 के मल्टीपल में है तो मैं यहाँ पे n को निकाल सकता हूँ। साफ दिखाई दे रहा है कि 4 है ना,
एन इट इज इक्वल टू 40/10 कर दो, T/T½ अगर लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिख लो, अगर याद रहे T/T½ विच इज इक्वल टू 40/10, मतलब कि कितना हो गया ये 4। तो अगर ये 4 हो गया तो तुम्हारे पास 80 तुमको पता करना है। वैसे पूछा है कितना % कंज्यूम हो गया, तो 80 को देखो कि 80 क्या है, और क्योंकि देखो परसेंटेज में पूछा है ना, तो मैं तुमको हमेशा सिखाया हूँ कि बेटा जब भी परसेंटेज में पूछे तब क्या करो कि इनिशियल को 100 लेके चल लो। तो 80 इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे मतलब अज्यूम कर लेता हूँ, लेट अस अज्यूम A0 इज इक्वल टू 100। बात समझ में आ रहा है क्यों? आप ऐसे भी कैलकुलेट करोगे तो फिर परसेंटेज आ जाएगा, बट क्यों चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाना जब चीज़ें ऑलरेडी बोल रहा है कि मैं सिंपल हूँ, है ना, मुझको कॉम्प्लेक्स ना बना, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नहीं बनाओ। कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना मैथ्स में, इधर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लगाओ, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ सिचुएशन को, ठीक है। तो 80 इट इज इक्वल टू A0 इंटू हाफ की पावर n, मतलब हाफ की पावर 4। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि 100 इंटू हाफ की पावर 4, मतलब कितना हो गया ये हो गया 100/16, 100/16 इस तरह से हो गया। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा, 16 6 96, फिर 4 0, 16 2 32, 8 0, 16 5 80, है ना। तो ये हो जाएगा 6.25। तो ये 80 की वैल्यू आ रही है इफ A0 इज इक्वल टू 100, है ना, इफ A0 इज इक्वल टू 100। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 80 तो जो होता है वो एट टाइम t कंसंट्रेशन कितना प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 6.25% जो है वो तो रिमेनिंग है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में या उस रिएक्शन में 6.25% रिमेनिंग इन द रिएक्शन। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा था, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। तो कंज्यूम्ड कितना हो गया, तो कंज्यूम्ड के लिए क्या बोलोगे, कंज्यूम्ड के लिए क्या, 100 से इसको माइनस कर दो। कंज्यूम्ड हो गया 100 माइनस 6.25, मतलब कि 93.75%। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ you have to solve these kind of questions। एक और क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्वेश्चन आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि 80 इज इक्वल टू A0 हाफ की पावर n का फॉर्मूला किस तरह से मैंने लगाया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि जो 40 है वो 10 का मल्टीपल है, और 10 का मल्टीपल है 4 टाइम्स से, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ यूज़ कर सकता हूँ जो मैंने भी आपको पढ़ाया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर की बात करेंगे।
ये भी देखो, बेहतरीन क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि उसने ए का कंसंट्रेशन नहीं पूछा है, तो इसलिए हम लोग A0 AT वाला वो सब कंसेप्ट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। वहां से ए का कंसंट्रेशन आएगा। यहाँ पे पूछा उसने क्या है, बी का कंसंट्रेशन। आप हालांकि वो चीज़ भी यूज कर सकते हैं कि पहले AT निकाल लो और उसके हिसाब से फिर BT जो है वो कितना होगा, कि दिखाई दे रहा है यहाँ से जितना जाता है यहाँ 3 मोल प्रोड्यूस हो जाता है। 1 मोल जाता है तो यहाँ ध्यान देना 3 भी लिखा हुआ है, तो 3 मोल प्रोड्यूस हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। बट इसको क्योंकि अभी हमने टी हाफ वाला मेथड पढ़ा है, तो बहुत सिंपल वे से हम उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 0.1, अगर मैं AT की बात करूं कि AT एट एनी टाइम t क्या होगा, तो 0.1 इंटू हाफ की पावर 30 बटा टी हाफ। अब टी हाफ की बात कर लो भाई। टी हाफ जैसा मैंने सिखाया कि ये नंबर देखते ही समझ जाओ, 10 सेकेंड होने वाला है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 0.693 बाय k होता है, तो बाय 0.0693 हो रहा है। इट इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, विच इज इक्वल टू 0.1 इंटू हाफ 30 बटा 10। दिस इम्प्लाइज 80, इट इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1/2 की पावर 3, मतलब कि 0.1/8। तो 80 की तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है 0.1/8 आफ्टर 30 सेकेंड्स ना, बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला जो भी तुमको मैंने पढ़ाया। तो इसको इक्वेशन बना के लिख सकते हो, A गिव्स 3B, T इज इक्वल टू 0 पे ये 0.1 मोलर था, ये 0 था। T इज इक्वल टू 30 सेकेंड पे ये 0.1 बटा 8 है। तो ये कितना होगा, तो देखो 0.1 में से कितना घटाओगे कि 0.1 बटा 8 आ जाएगा। सोचो, नहीं सोच पा रहे तो फिर ऐसा देख लो, कितना गया, तो 0.1 माइनस 0.1/8, ऐसा सोचो। ये कितना हो जाएगा 0.8 माइनस 0.1/8, मतलब कि 0.7/8। ठीक है, तो 0.1 में से अगर 0.7/8 चला जाएगा तो 0.1/8 बच जाएगा। तो 0.7/8 अगर यहाँ पे चला गया तो यहाँ कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा 3 इंटू 0.7/8, मतलब कि 7 3 21, तो मतलब 2.1। तो 2.1/8 यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। 2.1/8 करोगे तो कितना निकल के आएगा, निकल के आ जाएगा 0.2625। 0.2625 कर लो, देख लो भाई। 0 पॉइंट लगाया, 21 हुआ, 8 2 16, 5 बचा, 8 6 48, 2 बचा, फिर 8 2 16, 4 बचा, 40, 5 से आ गया। तो BT का जो कंसंट्रेशन है वो कितना निकल के आ गया, 0.2625। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये कोई जादू नहीं है कि जो है मैंने कैलकुलेट किया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंसेप्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत टाइम से हम पढ़ा रहे हैं, इस वजह से याद हो गया है। तुम्हें भी हो जाएगा अगर तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो। ये क्या था, ये डिसोसिएशन है, इसको मैं x करके लिख सकता हूँ। दिस इज x, जो अमाउंट टूटा है ना, यहाँ पे जो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो जाएगा उसका 3 टाइम्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा ना। बात सिंपल समझो, A गिव्स 3B अगर लिखा है और T इज इक्वल टू यहाँ पे मान लो कि 0.1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो T इज इक्वल टू 30 पे हो क्या रहा है कि 0.1 माइनस y हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3y प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सोच सकते हो। और 0.1 माइनस y किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्वेश्चन से हमने निकाला इतना कंसंट्रेशन। तो और तो इसको बराबर करते हो हमने, फिर y की वैल्यू या x की वैल्यू जो भी है हमने निकाल ली, और यहाँ से जो जाएगा उसका 3 टाइम्स वहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा, तो 3 टाइम्स प्रोड्यूस होगा तो इतना आ जाएगा। तो B का कंसंट्रेशन आ जाएगा 0.2625। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आई होप तुमको
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और सॉल्व करने में मज़ा भी खूब आया होगा। तो इसको बार बार देखो, बार बार रिवाइज करो और क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा तुम लोग को प्रैक्टिस करना है उतना करो, तुम लोग आराम से जो है चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हो। काफ़ी आसान चीज़ है, बस बार बार इसको थोड़ा तुमको देखना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन जो है वो पढ़ेंगे और nth ऑर्डर की बात करेंगे।